कोई नई चीज़ आती है ना तो लोग ये समझ रहे होते हैं कि ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारे ऊपर तजर्बात कर रहे हैं। तो आप ये बताइएगा कि इसके बारे में जो लोगों की मिथ है वो क्या है, और पहली रोबोटिक सर्जरी कब हुई और कहाँ हुई? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मिथ लोग समझते हैं जैसे ये कोई पहली दफा रोबोट लगा है पाकिस्तान में और ये लोग हमें फंसा रहे हैं, ये हमें कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में जो पहला रोबोट आया वो मैं आपको बताऊं जनरल सर्जरी का नहीं था, वो 1985 में जो है वो न्यूरो सर्जरी में यूज हुआ। उन्होंने एक रोबोट था जिसका नाम था प्यूमा रोबोट था, वो उसने न्यूरो सर्जरी में ब्रेन से बायोप्सी ली और उन्होंने देखा कि बहुत प्रिसाइज और जगह से तरीके से उसने काम किया। उसके बाद 1992 में जो रोबोट आया वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी हिप रिप्लेसमेंट में काम हुआ। ठीक है। लेकिन अभी तक जनरल सर्जरी में या जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में इसका यूज नहीं हुआ। ईयर 2000 में, यानी कि आज से तकरीबन 25 साल पहले, जो FDA ने डाइवेंची जो रोबोटिक सिस्टम है उसको अप्रूव किया ह्यूमन सर्जरी के लिए, जिसमें कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसे क्योंकि हम इसको रोबोटिक असिस्टेड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। तो पहली जो रोबोटिक असिस्टेड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी स्टार्ट हुई वो ईयर 2000 में स्टार्ट हुई। तो ऑलरेडी हम 25 साल पीछे हैं इस चीज में, दुनिया से भी बहुत पीछे। देखें, जब भी कोई नया मॉडल मोबाइल का आता है, आईफोन नया आता है, तो सबसे पहले वो लोग उसको सर्च करके लेते हैं, ठीक है, ढूंढते हैं। तो इन चीजों में जब साइंस की कोई बात आती है तो लोग वो मिथ्स बना लेते हैं कि जैसे ये कोई नई चीज है या क्या है। हम लोग, क्योंकि हम लोग स्टडी नहीं करते, हम देखते नहीं कि दुनिया में हो क्या क्या रहा है। मैंने देखा दूसरा, जब तक प्रोफेशनल लोग आके इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो वो तब तक लोगों की मिथ बनी रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा, अब लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि ठीक है ये सर्जरी तो हो गई, इसकी अब बेनिफिट, सबसे पहले हम बेनिफिट पे बात कर लेते हैं, कॉम्प्लिकेशन में बाद में जाएंगे। इसके जो आम सर्जरी और जो रोबोटिक और टेली सर्जरी है, इसके बेनिफिट्स में क्या फ़र्क है? मैंने पहले भी आपको ये बात बताई, अगर हम जनरल आम सर्जरी की बात करें तो देखें उसमें तो बहुत बड़े कट लगते हैं, पेशेंट का बहुत लंबा हॉस्पिटल कम से कम 2-3 दिन का स्टे होता है और इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद पेन बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट को बहुत कम से कम 6 हफ्ते तक उसको जो है बेड रेस्ट या छुट्टी लेनी पड़ती है। उसका कारोबार का भी नुकसान है, उसकी जॉब का भी नुकसान है। और जबकि रोबोटिक सर्जरी में हम वही डिफ़िकल्ट सर्जरी जो ओपन तरीके से हमने करनी थी और जो लैप्रोस्कोपी से भी पॉसिबल नहीं थी और ओपन से भी पॉसिबल नहीं थी, वो हम इसमें बहुत प्रिसाइज तरीके से जो है हम रोबोटिक से कर सकते हैं। छोटे छोटे 3 या 4 छोटे छोटे एक होल्स होते हैं जो कि लेस देन 1 सेंटीमीटर होते हैं और लेस ब्लड लॉस है, लेस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन है, अर्ली रिकवरी है, पेशेंट जल्दी अपने काम पे, 1 दिन बाद ही पेशेंट जो है वो अप एंड अबाउट अपने काम पर जा सकता है, चाहे जितनी मर्जी डिफ़िकल्ट सर्जरी क्यों ना हो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रिसीजन है और मैंने आपको बताया कि सर्जन जो है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है कि सर्जन जो है उसको फटीग नहीं होती, वो बहुत आराम से अपनी जो है सर्जरी बैठ के करता है और जिसमें व्यू बहुत अच्छा है। हम ऐसी डिफ़िकल्ट स्पेसेस में जा सकते हैं जहाँ पर हम 2D कैमरे लैप्रोस्कोपी से जाना हमारे लिए मुश्किल होता है। स्पेशली गायनी की जो सर्जरी की अगर मैं बात करूँ तो जब फाइब्रॉइड्स आते हैं, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स होते हैं, तो उनकी जो सर्जरी है आमतौर पर वो ओपन की जाती है। अगर लैप्रोस्कोपी हो भी तो उससे बहुत ज़्यादा फाइब्रॉइड्स, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और सूचरिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो इसमें यह है कि हम बहुत से फाइब्रॉइड्स जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से रोबोटिक सर्जरी से निकाल सकते हैं और बाद में पोस्ट ऑपरेटिव एडिशंस नहीं बनती, चीज़ें आपस में जुड़ती नहीं है, पेशेंट की फर्टिलिटी बरकरार रहती है इस चीज़ में। और इसी तरह एंडोमेट्रियोसिस का जो पूरी दुनिया में जो सर्जरी ऑफ चॉइस है फॉर एंडोमेट्रियोसिस, वो रोबोटिक सर्जरी है, क्योंकि उसमें हमने समटाइम्स एंडोमेट्रियोसिस जो वो गट के ऊपर भी होती है, समटाइम्स वो इंटेस्टाइन पे, हर जगह पे वो पाई जाती है, रेक्टम के ऊपर हो सकती है, तो उनको शेव ऑफ करना या उनको उस जगह से उस डिपॉजिट को हटाना ये रोबोटिक से ही मुमकिन है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ अगर हम सी सेक्शन की बात करें, क्या रोबोटिक सर्जरी उसमें भी कोई हेल्प आउट कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सी सेक्शन बच्चे का तो आप छोटे से होल से नहीं निकाल सकते ना। डेफिनेटली मैंने आपको पहले बताया कि लेस देन 1 सेंटीमीटर है, तो बच्चे इतने माइक्रोस्कोपिक नहीं होते, नहीं हो सकते, तो ये पॉसिबल, यानी वो इसमें इसका कोई रोल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा हम ये बात करें कि अगर रोबोट की लाइफ के ऊपर बात करें कि एक रोबोट लग गया किसी हॉस्पिटल में, उसकी कितनी लाइफ है, वो कब तक चल सकता है या कब उसको नया चेंज करना पड़ता है? बहुत अच्छी बात की। देखें, जैसे आप कहते हैं कि एक मोबाइल आ गया, उसको कब चेंज करना पड़ा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, ठीक है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इंस्ट्रूमेंट्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, अब आपको सुन के हैरत होगी कि अब एक सिंगल पोर्ट रोबोट आ गया। मैं जब चाइना गई ट्रेनिंग के लिए, मेडबोट की ट्रेनिंग हमारी हुई, तो वहाँ पर हमने सिंगल पोर्ट रोबोट से भी सूचरिंग की प्रैक्टिस की। उसमें होता है कि बजाय 3 या 4 छोटे छोटे होल्स के एक सिंगल होल किया जाता है,
उसके अंदर ही कैमरा जाता है और उसके अंदर ही सारे इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं। ठीक है। इसी तरह अब एक और जो नया रोबोट आया है वो नेचुरल ओरिफिस के थ्रू भी आ गया है कि आप नेचुरल ओरिफिस जैसे वजाइनल ओरिफिस है या और ओरोफ्रिंजियल है, उसके थ्रू भी आप रोबोटिक सर्जरी कर सकते हैं। तो जब एक नया मॉडल आता है तो डेफिनेटली आप उसको चेंज करते हैं। वैसे एक पूरी टीम है इंजीनियरिंग की, हमारे पास पूरा बैकअप है। जो भी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो इनका हेड ऑफिस है टुमाई कंपनी का मेड बोर्ड का, वो उनके पास सब चीज़ें मौजूद हैं। उनके इंजीनियर्स वगैरह हमारे थिएटर में मौजूद होते हैं जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं। कोई भी डिफिकल्टी हो, किसी इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम है, देयर एंड देन उसको वो ठीक किया जाता है। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो जो होते हैं वो आपको पता है, सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं इसमें ये जो होते हैं ये इनको रिप्लेस किया जाता है। कुछ सर्जरीज के बाद ये काम करना बंद कर देते हैं, इनको बार बार रिप्लेस किया जाता है। तो वो फिर जो है हमें बार बार नए लेने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जैसे कि स्टरलाइजेशन, और फिर इसमें ये लोगों का सवाल होगा कि क्या ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं ये डिस्पोजेबल होते हैं या इनकी स्टरलाइजेशन उसी तरह होती है? जी, इसमें ये होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्लाज्मा के साथ स्टरलाइज होते हैं। प्लाज्मा एक बेहतरीन सबसे बेस्ट डिसइंफेक्शन है जिसके साथ हम करते हैं। ठीक है, एक आपको पता है कि डिफरेंट किस्म की डिसइंफेक्शन होती हैं, तो प्लाज्मा से इसकी स्टरलाइजेशन होती है, आम तरीके से डिसइंफेक्शन नहीं होती। और एक रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट की, हर रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट की अपनी लाइफ है कि उसने 8 सर्जरीज करनी है या 2 करनी है या 4 करनी है, तो हर एक की अपनी लाइफ है। जब उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है, कहने को वो डिस्पोजेबल है लेकिन उसकी लाइफ है। बाहर के मुल्कों में भी इसी तरह यूज़ होते हैं। जब उसकी लाइफ या उसकी सर्जरीज कंप्लीट हो जाती है तो उसका फंक्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, वो फंक्शन ही नहीं करता। ठीक है। तो जब तक उसकी लाइफ है उसको प्लाज्मा के थ्रू स्टेरलाइज करके अगले पेशेंट पे यूज़ किया जाता है। और लेकिन जो डिस्पोजेबल्स हैं, जो शीट्स हैं, रोबोटिक एक पूरे रोबोट के ऊपर किसी सर्जरी से पहले एक पूरा एक लिफाफे चढ़ाए जाते हैं जो कि स्टेरलाइज्ड होते हैं, वो डिस्पोजेबल होते हैं और वो हर केस से पहले वो सब कुछ चेंज किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का ख्याल रखें। एक डेडिकेटेड थिएटर है इसके लिए, उसकी अपनी स्टेरलाइजेशन है, उसमें जो फिल्टर्स लगे हुए हैं और उसमें लेमिनर फ्लो है ताकि किसी किस्म का कोई इसमें इन्फेक्शन का इम्कान ना हो।